देखिए, ये वही संजय राउत है जिन्होंने एक समय पे ईडी और सीबीआई को कुत्ते से कंपेयर किया था अपने कार्टून में। तो आज अगर इनकी बीवी तक समन पहुंचा है तो ये बात इन्हें समझ में आ गई होगी कि 2 टके के उद्धव के चाटुकार की औकात कितनी है। आज अगर इसकी बीवी को समन भेजा गया है तो ये बात साफ होती है कि ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है और वो किसी भी महाराज के ठेकेदार के दबाव में काम नहीं करेगी। वो डंके की चोट पे काम करेगी और जो भी इन सब मामलों में इन्वॉल्व होंगे उन सब लोगों को उठा करके अंदर करने का काम ईडी का है। आप देखिए कि इनके करीबी जो प्रवीण राउत हैं उनको भी समन भेजा गया था, उनको भी बुलाया गया था, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था सीधे सीधे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं इन सबके लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए वो पीछे बीएमसी में इतने घोटाले होते हैं, घपले होते हैं तो इन लोगों का नाम आता है। इनके शिवसेना के लीडर बड़े बड़े उसमें इन्वॉल्व देखते हैं, उनकी बीवियाँ इन्वॉल्व दिखती है। क्या वहाँ पे किटी पार्टी चला रहे हो तुम लोग? चला क्या रहे हो एग्जैक्टली? और जिस घोटाले में इनकी बीवी का नाम आ रहा है वो सारा का सारा पैसा हमारे आर्मी वालों का है, इनके बाप का रखा हुआ वहाँ कुछ नहीं है। या ये लोग इन लोगों ने हमारे देश की सारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझने की जो भूल कर ली है। अब ज़रूरत है हमारे देश की सारी प्राथमिक एजेंसीज आए साथ में और इन लोगों के ऊपर बाकायदा अच्छे से कार्रवाई करी जाए ताकि इनके एक एक घोटाले को बाहर निकाला जा सके। घोटाले सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है संचित भाई, अगर देखा जाए तो ये घोटाले बहुत आगे तक गए हैं। अगर 6,500 करोड़ का वो घोटाला आरबीआई ने नहीं रोका होता पीएमसी बैंक में तो इन लोगों ने तो ये हजारों करोड़ों के घोटाले करना तैयार कर दिया था। एक और नया घोटाला, पहले उद्धव ठाकरे जाकर के 5,000 करोड़ का कोविड घोटाला करते हैं, उसके बाद 900 करोड़ का घोटाला इनके क्या नाम है शिवसेना के जो लीडर है वेंकैया जी उनका नाम सामने आता है। फिर मनीषा करके उद्धव ठाकरे जी की बीवी है, उनका नाम सामने आता है। बीएमसी के मेयर का नाम सामने आता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम सामने आता है। अब इनके जो प्रमुख वक्ता नहीं कहूँगा मैं, प्रमुख चाटुकार हैं ये राउत साहब, इनका नाम सामने आ रहा है, इनकी बीवी का नाम सामने आ रहा है। और आकर के ये मीडिया को कह क्या रहे हैं कि मैं पहले मालिक उद्धव ठाकरे जी से पूछा हूँ कि किसकी चाटनी है किसकी नहीं चाटनी, उसके बाद मैं बताऊंगा। मतलब तो आप लोग ये जितने भी घोटाले आप लोग कर रहे हो, आप लोगों को क्या लगता है कि इन सब घोटाले करने के बाद आप लोगों को हिंदुस्तान की क्या जनता सर पे बिठा के रखेगी? मैं चाहूँगा कि हमारे देश की जो मेन एजेंसीज हैं वो सीधे सीधे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ के ऊपर संज्ञान दें कि भैया जितने भी ये संजय राउत वगैरह सामने आ रहे हैं इन लोगों के हाथों से एमपी का पद छीना जाए। ये एमपी बनने लायक नहीं है। ये एक टाइम पे ठाकरे परिवार में लोगों के जूते साफ करने का काम करते थे और आज वही जूते चमकाते चमकाते इन लोगों को इस इंसान को सामना का मुखपत्र का संपादक बना के रखा हुआ है। संपादक की इनको साहब भी ना आते हो लेकिन इन लोगों को बिठा करके रखा हुआ। क्यों? होता क्या है, ठाकरे साहब बैठे बैठे रहते हैं, जो जिनका दिखता है उनको ये ज़्यादा हमारे लिए बोल रहा है, चले कुत्ते की तरह लात मारी और बोल दिया कि भौंकना शुरू करो। इनका ये काम रह गया है। और अगर इसकी बीवी भी इस तरीके से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इसके पूरे खानदान की चेकिंग होनी चाहिए। इसकी औलादें भी, मैं कह रहा हूँ दूर दूर के जो रिश्तेदार भी हैं इनके, उनकी भी चेकिंग करो। क्या पता कोई ना एक ना ये घोटाला वहाँ पे भी करके रखा हो किसी गाँव में, किसी पंचायत में, किसी सरकार के और किसी डिपार्टमेंट में। आज अगर संजय राउत का टैटुआ छोड़ दिया गया तो इसकी बीवी को दोबारा से ताकत मिल जाएगी कि भैया हम तो जो मर्जी करते रहे, हमारे को कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी है। लेकिन अब सेंट्रल एजेंसी जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अगर तीसरी बार सम्मन भेजने के ऊपर भी इनकी बीवी नहीं उपस्थित हो रही है उनके समक्ष, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो सीधे सीधे जाएँ और उनका अरेस्ट वारंट निकलवाएँ। क्योंकि MP इनके पति हैं, ये नहीं। अगर इनको लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बीवी होने की वजह से इनको कुछ नहीं कहा जाएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तुम बीवी हो चाहे XYZ कोई भी हो, तुमको घर से उठा के लेके जाएगी ईडी। और संजय राउत की औकात नहीं कि सेंट्रल एजेंसीज के ऑफिसर्स के ऊपर हाथ डाल दे। एक बार इन्होंने कुत्ते से कंपेयर किया था, आज मैं इनको कंपेयर करना चाहूँगा बाकायदा एक उस दिमाग से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए इन गद्दारों की, इन खोखले लोगों को की तरह बन करके लगी हुई है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था
व्यवस्था बिल्कुल ख़राब ना होती अगर इस तरीके के गद्दार, इस तरीके के जो घूसखोर लोग हैं ये हमारे देश की व्यवस्था को चाट के हमारे सिस्टम के अंदर ना रहते तो। लेकिन ये हमारे सिस्टम के अंदर रहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की है, हमारे देश की जनता की गलती है। हम केवल इस चीज़ में ढूंढते रह जाते हैं कि ये हमारे समाज का है, ये हमारे देश का है, या हमारे पंथ का है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना, उन्नति हमारा देश तभी करेगा जब हमारे देश के सारे राज्य एक साथ आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया महाराष्ट्र अलग हो गया, क्या हो गया साउथ अलग हो गया, क्या हो गया अगर दिल्ली अलग हो गया, लेकिन है तो सब हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर। अब हमारे देश की जनता और मेरे महाराष्ट्र के जितने भाई बहन हैं मैं उनको कहूँगा कि आने वाले बीएमसी के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप लोग एक मत हो करके ये देख लीजिए कि राष्ट्रवादी सरकार किसकी है। आपके शासन में अभी चल रही सरकार जो कि खुद दाऊद के गुर्गे बने बैठे हैं, जिनसे एक एस्टैब्लिश स्टार तक की सिक्योरिटी नहीं की जा सकती, जिसके लिए वो उनको पूरी तरीके से पहले पता होने के बावजूद भी वो सुशांत सिंह राजपूत को ना बचा पाए। उसके बाद इतने बीएमसी के वहाँ पे घोटाले कर दिए, कोरोना कांड में इन्होंने हद से ज़्यादा केसेस बाहर निकाल दिए महाराष्ट्र में। आप खुद सोच लीजिए कि आपको बीएमसी में कौन सा सरकार का नुमाइंदा ठीक लगता है। क्या आपको लगता है कि ठाकरे सरकार इतनी ज़्यादा बल है उसमें कि वो वहाँ पे रह कर के आपकी सेवा कर सके? मुझे दूर दूर तक नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारे महाराष्ट्र की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है इन सब मामलों में। वो अपने आप हमारे वीर शिवाजी महाराज को याद करते हुए अपने आप अपना वोट कहाँ जाना चाहिए वो डाल देंगे। लेकिन जहाँ तक बात है इन घोटालों की, तो ये घोटाले जब तक ये ठाकरे सरकार रहेगी ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि एंटोना माइनो का इनको पूरा आशीर्वाद मिल चुका है। जिस व्यक्ति के साथ ये लोग जुड़ करके सरकार चला रहे हैं वो पूरा खानदान घोटालों का खानदान बना हुआ है। माँ बाप बेटे बच्चे यहाँ तक कि दामाद तक आप देख लीजिए जमीन चोर है एक। अगर आप उन लोगों के साथ मिल करके सरकार बना सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ मिल करके सरकार बना सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ घोटाले करने के लिए। और जहाँ तक बात रह गई संजय राउत की बीवी का नाम आना, तो पीछे प्रताप सरनायक जी थे, प्रताप सरनायक के बेटे का भी नाम आया था, उनके पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड भी मिला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे के सारे चिट्ठे एक दूसरे से जुड़ रहे हो और कल को हमें पता ऐसा चले कि संजय राउत जी के घर से जो घर की ईंटें भी हैं वो भी पाकिस्तान और कराची से बनवा करके आई हुई हैं और उन्होंने तो बस लगाई हुई हैं। मैं तो कहूँगा ईडी को कि खोजबीन करते करते आप जरा यहाँ पे इनका एमपी साहब का बंगला भी है दिल्ली के अंदर, यहाँ भी खोजबीन करिए, दीवारें तोड़ के देखिए, खोद के देखिए, कहीं पता चले वहाँ से भी क्रेडिट कार्ड इनके पास से भी निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनका नाम अगर बड़े बड़े घोटालों में आ रहा है और इनकी बीवी का आ रहा है, ईडी का कोई बल इतना करना चाहिए कि इनको पूरे के पूरे इनके खानदान को लपेट देना चाहिए इसी में। हर एक इंसान की पूरी जांच होनी चाहिए संजय राउत की बीवी के अकाउंट के बीच में और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है उसके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई क्या नहीं हुई है। अगर ये सब चीज़ें पूछ रही है ईडी की भैया अगर आपने लोन लिया है तो क्यों लिया है, किस वजह से ये लोन लिया गया, आपको इन सब का जवाब देना पड़ेगा। ये पैसा आपके बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा हमारे देश के फौजियों का पैसा है, ये पैसा हमारे देश के बूढ़े मजबूर लोगों का पैसा है जिन्होंने अपनी मेहनत कर करके इकट्ठा किया था। कोई वहाँ पे इनके लिए छोड़ के नहीं गया था, ना ही आपका बाप वहाँ रख के गया, ना ही आपकी माँ वहाँ रख के गई है। ये सबकी मेहनत की कमाई है जो आपकी बीवी को खाने नहीं दी जाएगी और अगर कोशिश की जाएगी तो आपके मुँह में हलक में हाथ डाल के हमारी सेंट्रल एजेंसीज हमारे देश के मजदूर का, हमारे देश के बुजुर्गों का और आर्मी वालों का पैसा निकालेगी। ये बिल्कुल भी नहीं सहा जाएगा। अंकुर भाई वहीं एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है, जिस तरीके से बार बार लगातार राष्ट्रवादी लोगों पर उंगलियां उठाते रहे हैं शिवसेना वाले, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शिवसेना के ही लोग शिवसेना के या तो नेता राजनेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनके रिश्तेदार। तो क्या लगता है अब हमें आगे कई सारे और ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो शिवसेना से ही मिले हुए हों या फिर शिवसेना से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट हो? क्या लगता है आपको? जी देखिए, ऐसा है जब गंदगी साफ़ होने की बारी आती है ना तो ये नहीं देखा जाता कि केवल एक कमरे में गंदगी है तो हम साफ़ कर रहे हो बाकी सब छोड़ दें। अब हो क्या रहा है, ईडी और जो सीबीआई एनसीबी एनआईए एक्टिव हुई हैं तो वो तो एक एक करके इनके सारे के चिट्ठे खोलेंगी, चाहे वो इनके फैमिली के अंदर हो, रिश्तेदारों के अंदर हो या कोई भी हो। अब अगर आज इनके शिवसेना के सामना मुखपत्र के संपादक अगर इस लपेटे में आ रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शिवसेना के अंदर बैठ
बैठा हुआ एक एक बंदा आज घेरे में आ जाए ईडी और एनसीबी और एनआईए के। एनआईए क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका कारण ये है क्योंकि कराची वुड इन्वॉल्व है इसमें। कराची, पाकिस्तान, दुबई, टेररिज्म लिंकेजेस सारे यहीं पे ही हैं। अगर महाराष्ट्र की पूर्ण सफाई की जाएगी तो हमारे देश के अंदर कई सालों तक आतंकवादी हमले होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी फंडिंग तो यहाँ बैठ के हो रही है। अब आज आपको पता चल रहा है कि इतने बड़े बड़े घोटाले किए क्यों जा रहे हैं। इतने पैसों की ज़रूरत इन लोगों को किस लिए है? आपके पास खाने के लिए जितना एक इंसान को चाहिए, क्या आप एक दिन में पूरे पहाड़ भर के रोटियां खाते हैं जो आपको इतना पैसों की ज़रूरत है? इतने पैसों की ज़रूरत तो खली तक को नहीं है आपको, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? अब आप समझिए इन सब चीज़ों को। ये एक रणनीति तैयार हो रही है। बॉलीवुड का इस्लामीकरण कर दिया गया पूरी तरीके से। जो भी राष्ट्रवादी लोग थे या तो उनको मार दिया जाता है या उनका करियर ख़त्म करके उनको साइड कर दिया जाता है। अगर आप पीछे से देखे गुलशन कुमार हो, चाहे आज तक की डेट में सुशांत सिंह राजपूत हो, हर एक राष्ट्रवादी इंसान जो चाहता था बॉलीवुड को आगे बढ़ाना हिंदूवादी सोच के साथ, वो हर एक इंसान को इन लोगों ने ख़त्म किया है। अब आज अगर सुशांत सिंह राजपूत को भी इन लोगों ने ख़त्म किया है तो उसका कारण भी यही है। ईडी, एनसीबी और एनआईए के आने के बाद आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, यहाँ पे घोटाले चल रहे हैं सरकार के अंदर। मतलब हमारे देश में जो सरकारें बन रही हैं उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा घपलेबाज बैठे हुए हैं। शिवसेना एक समय तक बाला साहब ठाकरे की वजह से शिवसेना थी, लेकिन अब ये शव सेना हो चुकी है। ये पूरी की पूरी पार्टी और सोच बाला साहब ठाकरे के साथ जा चुकी है। अब ये जो पार्टी है वो एक तरीके का धंधा बन चुका है इन लोगों के लिए। इनको केवल धंधा करना है और उस धंधे का नाम है धोखेबाजी, घोटालेबाजी। जब तक हम सरकार में केवल पैसा छापेंगे, और ये पैसा किस लिए? ताकि आतंकवादी संगठनों को ये लोग फाइनेंस कर सके, यहाँ से बैठे बैठे उनको हथियारों के लिए वहाँ पे पैसे भेजे जा सके, उनके वहाँ पे टेररिस्ट जो ट्रेन किए जाते हैं उनके लिए फंडिंग की जा सके। ये हमारे देश में बैठी हुई वो ब्रीड है जो ना कुत्ते की तरह वफादार रह सकती है, ना हमारे देश का नमक खाने के बाद एक नॉर्मल इंसान की तरह। इन लोगों का एक ही हाल करना चाहिए जो दुबई का फॉर्मूला है वो लगाओ यहाँ पे। हर गद्दार को बीच चौराहे पे बैठाओ और गोली मारो सीधे इनकी खोपड़े में। 4 गद्दार मारोगे 40 की फट जाएगी, क्योंकि ये सारे नपुंसक नामर्द होते हैं, इनके अंदर गूदा नहीं होता। ये एक नंबर के नामर्द लोग हैं। मैं इनको हिजड़ों से भी कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि हिजड़े इनसे लाख गुना बेटर है। वो मेहनत की कमाई खाते हैं और उनका आशीर्वाद फलता फूलता है। लेकिन ये वो ब्रीड है हमारे देश की जो एकदम नामर्दों की तरह पैदा हुई है और हमारे देश की इज्जत पे बाट लगा रही है, कलंक लगा रही है। लेकिन अब हमारी सेंट्रल एजेंसीज इन सब को एक बार में लपेटेगी और मेरे हिसाब से इनको एक बार में ही बाहर फेंका जाएगा। सीधे जेल के अंदर डालो और किस्सा ख़त्म। इन लोगों से जो एमपी की पोस्ट है वो सब छीन लेनी चाहिए।